सभी को नमस्कार। मैं पॉल द इंजीनियरिंग माइंडसेट.com में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम रिले पर नजर डालेंगे और इसके पुर्जों, इसके अलग अलग प्रकारों और इसके काम करने के तरीके को समझने की कोशिश करेंगे। आपकी रिले प्रसारण संबंधी सभी जरूरतों के लिए टेलीकंट्रोल्स को देखें, जिन्होंने इस वीडियो को स्पॉन्सर करने का अनुग्रह किया है। टेलीकंट्रोल्स वर्ष 1963 से ऑटोमेशन उद्योग में अग्रणी विनिर्माताओं में से एक रहे हैं। विश्वसनीय स्विचिंग रिले की बात होती है तो टेलीकंट्रोल्स कुछ बहुत ही अच्छे सॉल्यूशंस ऑफर करता है और आपके उपकरणों पर अधिकतम उपयोगिता अवधि की गारंटी देता है। उपयुक्त रिले बेस और एक्सेसरीज के साथ उनके स्विचिंग रिले पोर्टफोलियो पर नजर डालें। आप उनसे ईमेल माध्यम से sales@telecontrols.com पर या लिंक्डइन के जरिए संपर्क कर सकते हैं और अपनी मुफ्त रिले कॉन्फ़िगरेशन चीट शीट प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को देखें। रिले क्या है और हम उनका प्रयोग क्यों करते हैं? रिले एक बिजली से चलने वाला स्विच होता है। परंपरागत रूप से रिले इलेक्ट्रोमैग्नेट की मदद से स्विच के रूप में काम करता है, लेकिन नए रिले स्विचेस में इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रयोग होता है, जैसे सॉलिड स्टेट रिले। रिले का प्रयोग वहां किया जाता है जहां पर लो पावर सिग्नल का प्रयोग करके सर्किट को कंट्रोल करना जरूरी होता है या जहां सर्किट को एक ही सिग्नल से कंट्रोल करना होता है। रिले यह सुनिश्चित करते हैं कि कंट्रोल करने वाले और कंट्रोल किए जा रहे सर्किटों के बीच पूरी तरह इलेक्ट्रिकल पृथक्करण हो। रिले का प्रयोग अक्सर सर्किटों में करंट कम करने के लिए किया जाता है, जो प्राथमिक कंट्रोल स्विच से होकर प्रवाहित होता है। अपेक्षाकृत कम एम्पियर वाले स्विच, टाइमर या सेंसर का प्रयोग कहीं अधिक क्षमता वाले लोड को चालू और बंद करने के लिए किया जा सकता है। हम इस वीडियो में इसके उदाहरण देखेंगे। रिले में दो मुख्य सर्किट होते हैं, प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड। प्राइमरी सर्किट रिले को संचालित करने के लिए कंट्रोल सिग्नल प्रदान करता है। इसे एक मैनुअल स्विच, थर्मोस्टेट या किसी प्रकार के सेंसर द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। प्राइमरी सर्किट सामान्य रूप से कम वोल्टेज वाली डीसी आपूर्ति से जुड़े होते हैं। सेकेंडरी सर्किट लोड से जुड़ा होता है तथा लोड को स्विच करने और नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है। जब हम लोड के बारे में बात करते हैं, हमारा मतलब ऐसी किसी डिवाइस से है जिसे चलाने में बिजली की खपत होती है, जैसे पंखा, पंप, कंप्रेशर या फिर बिजली का बल्ब भी। प्राइमरी साइड में हमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल मिलता है। यह एक वायर का कॉइल है। जब इस वायर से करंट गुजरता है तो यह मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। जब इलेक्ट्रिसिटी किसी वायर से होकर गुजरती है, यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाती है। इसे हम वायर के चारों ओर कुछ कंपास रखकर देख सकते हैं। जब करंट वायर से होकर गुजरता है, कंपास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अनुरूप अपनी दिशा बदल देता है। जब हम वायर को एक कॉइल में लपेट देते हैं, सभी वायर्स के मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ जुड़कर एक अधिक बड़ा और अधिक मजबूत मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। हम केवल करंट को नियंत्रित करके इस मैग्नेटिक फील्ड को भी नियंत्रित कर सकते हैं। वैसे हम हमारे पिछले वीडियोस में बता चुके हैं कि सोलेनॉइड कैसे काम करते हैं और आप अपना खुद का सोलेनॉइड कैसे बना सकते हैं। इस बारे में जरूर जानें। इसके लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंत में हम आर्मेचर देख सकते हैं। यह एक छोटा सा पुर्जा होता है जो एक धुरी पर लगा होता है। जब इलेक्ट्रोमैग्नेट को ऊर्जा मिलती है, वह आर्मेचर को अपनी ओर आकर्षित करता है। जब इलेक्ट्रोमैग्नेट की ऊर्जा खत्म हो जाती है, आर्मेचर अपनी मूल स्थिति में वापस आ जाता है। आमतौर पर इसे अपनी जगह वापस लाने के लिए इसमें एक स्प्रिंग यानी कमानी का प्रयोग किया जाता है। आर्मेचर से घूमने वाला कॉन्टैक्टर जुड़ा होता है। जब आर्मेचर इलेक्ट्रोमैग्नेट की ओर खींचता है तो यह कॉन्टैक्टर जुड़कर बंद हो जाता है और सेकेंडरी साइड में सर्किट पूरा हो जाता है। हमारे पास दो बेसिक रिले हैं, एक जो सामान्य अवस्था में खुले रहते हैं और दूसरे जो सामान्य अवस्था में बंद रहते हैं। अन्य प्रकार के रिले भी हैं और वीडियो में आगे हम उन्हें भी देखेंगे। सामान्य रूप से खुले रिले में सेकेंडरी सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह नहीं होता है, इसलिए लोड बंद रहता है। लेकिन जब करंट प्राइमरी सर्किट से होकर गुजरता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट में एक मैग्नेटिक फील्ड बनने लगता है। मैग्नेटिक फील्ड आर्मेचर को अपनी ओर खींचता है और घूमने वाले कॉन्टैक्टर को धक्का देता है जब तक कि वह सेकेंडरी सर्किट के टर्मिनल को नहीं छूता। इस तरह सर्किट पूरा हो जाता है और लोड को बिजली मिलने लगती है। सामान्य तौर पर बंद रहने वाली रिले में सेकेंडरी सर्किट आमतौर पर पूरा होता है और लोड चालू रहता है। जब प्राइमरी सर्किट से करंट गुजरता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के कारण आर्मेचर दूर हट जाता है और कॉन्टैक्टर से डिस्कनेक्ट हो जाता है और सर्किट टूट जाता है। इससे लोड को हो रही बिजली आपूर्ति बंद हो जाती है। सॉलिड स्टेट रिले या एसएसआर भी सैद्धांतिक रूप से इसी तरह काम करता है।
लेकिन इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले के विपरीत इसमें कोई गतिशील पुर्जा नहीं होता है। सॉलिड स्टेट रिले इनपुट आउटपुट को पृथक करने के लिए और स्विचिंग संबंधी कार्यों के लिए सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टरों की इलेक्ट्रिकल और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज का प्रयोग करता है। इस प्रकार की डिवाइस में इसमें हमें प्राइमरी साइड पर इलेक्ट्रोमैग्नेट की जगह एलईडी लाइट दिखाई देती है। किसी गैप और साथ में लगे फोटो सेंसिटिव ट्रांजिस्टर में चमकते प्रकाश की बीम डालकर एलईडी ऑप्टिकल कपलिंग प्रदान करती है। हम बस एलईडी को चालू और बंद करके इस प्रकार के ऑपरेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। फोटो ट्रांजिस्टर बहुत हद तक एक इंसुलेटर के तौर पर काम करता है और जब तक कि इस पर प्रकाश न पड़े यह करंट को बहने से रोकता है। फोटो ट्रांजिस्टर के अंदर सेमीकंडक्टर मटेरियल की कई परतें होती हैं। ये मटेरियल एन टाइप और पी टाइप होते हैं जो आपस में सैंडविच की तरह जुड़े होते हैं। एन टाइप और पी टाइप दोनों ही सिलिकॉन के बने होते हैं, लेकिन इनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में बदलाव लाने के लिए इन्हें अन्य प्रकार के मटेरियल के साथ मिलाया जाता है। एन टाइप को किसी ऐसे मटेरियल के साथ मिलाया गया है जिससे इसे बहुत से अनावश्यक और अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन अन्य अणुओं में जाने के लिए स्वतंत्र होते हैं। पी टाइप को ऐसे मटेरियल के साथ मिलाया गया है जिसमें अपेक्षाकृत कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इस तरफ बहुत सा खाली स्थान होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। जब इन मटेरियल्स को साथ में मिलाया जाता है एक इलेक्ट्रिकल बैरियर बन जाता है और इलेक्ट्रॉनों को प्रवाहित होने से रोकता है। लेकिन जब एलईडी जलाई जाती है इसमें से एक और तत्व निकलता है जिसे फोटॉन कहा जाता है। फोटॉन पी टाइप मटेरियल पर पड़ता है और इलेक्ट्रॉनों से टकराता है, उन्हें बैरियर के दूसरी ओर एन टाइप मटेरियल में जाने के लिए धक्का देता है। अब इलेक्ट्रॉन पहले बैरियर को पार कर लेते हैं और इसलिए एक करंट जनरेट होता है। जब एलईडी बंद कर दी जाती है तो फोटॉन इलेक्ट्रॉनों को धक्का देना बंद कर देते हैं और सेकेंडरी साइड में करंट प्रवाहित होना बंद हो जाता है। इसलिए हम सेकेंडरी सर्किट केवल एक प्रकाश की बीम का प्रयोग करके नियंत्रित कर सकते हैं। रिले कई प्रकार के होते हैं। हम कुछ मुख्य रिले प्रकारों पर विचार करेंगे और उनके प्रयोग के बारे में कुछ सरल उदाहरण देखेंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपने रिले का प्रयोग कहां और किस तरह होते हुए देखा है, या और भी बेहतर होगा अगर आप मुझे उसके प्रयोग के लिए आइडिया दे सकें, या फिर अपने किसी प्रोजेक्ट के बारे में बताइए जिस पर आप काम कर रहे हों और वहां रिले का प्रयोग किया जा सकता हो। जैसा कि हमने अभी कुछ देर पहले इस वीडियो में सामान्य रूप से खुले रहने वाले रिले को देखा है, इसका मतलब है कि जब तक प्राइमरी साइड पर सर्किट पूरा नहीं होता सेकेंडरी साइड का लोड बंद रहता है। हम उदाहरण के तौर पर प्राइमरी साइड में स्विच के रूप में एक बायमेटालिक स्ट्रिप का प्रयोग करके पंखे को नियंत्रित करेंगे। जब बायमेटालिक स्ट्रिप का तापमान बढ़ेगा तो वह मुड़ जाएगी। एक निश्चित तापमान पर यह सर्किट पूरा कर लेगी और ठंडक देने के लिए पंखे को चालू कर देगी। सामान्य रूप से बंद रिले भी होते हैं। इसका मतलब है सेकेंडरी साइड का लोड सामान्य रूप से चालू रहता है। उदाहरण के लिए हम स्टोरेज टैंक में पानी का एक निश्चित स्तर बनाए रखने के लिए एक साधारण पंप सिस्टम को नियंत्रित कर सकते हैं। जब पानी का स्तर नीचे होता है तो पंप चालू रहता है, लेकिन जैसे ही पानी आवश्यक स्तर पर पहुंच जाता है यह अपना प्राइमरी सर्किट पूरा कर लेता है और कॉन्टैक्टर को वापस खींच लेता है, जिससे पंप में बिजली की आपूर्ति बंद हो जाती है। एक मानक सामान्यतः खुले रिले में जैसे ही प्राइमरी सर्किट में ऊर्जा आपूर्ति बंद होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड गायब हो जाता है और स्प्रिंग यानी कमानी से खींचकर कॉन्टैक्टर वापस अपनी जगह पर आ जाता है। कभी कभी हम चाहते हैं प्राइमरी सर्किट खुल जाने के बाद सेकेंडरी सर्किट भी चलता रहे। इसके लिए हम सिटकनी रिले का प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जब हम एलिवेटर का कॉल बटन दबाते हैं तो हम चाहते हैं कि बटन की लाइट जलती रहे ताकि उपयोगकर्ता को पता चल जाए कि एलिवेटर आ रही है। इसलिए हम इस काम के लिए सिटकनी रिले का प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह के रिले की कई अलग अलग डिजाइनें आती हैं, लेकिन इस आसान उदाहरण में हमने 3 अलग किए हुए सर्किट और उनके बीच लगाने के लिए एक पिस्टन लिया है। पहला सर्किट कॉल बटन है, दूसरा लैंप है और तीसरा रीसेट सर्किट है। जब कॉल बटन दबाया जाता है तो वह सर्किट पूरा कर लेता है और इलेक्ट्रोमैग्नेट को ऊर्जा देता है। इससे पिस्टन खिंचती है और सर्किट पूरा करके लैंप को चालू कर देती है। एलिवेटर नीचे भेजने के लिए एलिवेटर कंट्रोलर को भी एक सिग्नल भेजा जाता है। बटन को छोड़ देने पर शुरुआती सर्किट में बिजली आपूर्ति बंद हो जाती है, लेकिन पिस्टन में स्प्रिंग नहीं लगी होती है, इसलिए वह वहीं का वहीं बना रहता है और लैंप जलता रहता है। जैसे ही एलिवेटर कार निचली मंजिल पर पहुंचती है वह बंद करने के स्विच के संपर्क में आती है। यह दूसरे इलेक्ट्रोमैग्नेट को ऊर्जा देता है
और पिस्टन को पीछे खींच लेता है और लैम्प को बिजली की आपूर्ति बंद हो जाती है। इस तरह सिटकनी रिले में पोजिशनल मेमोरी होने का लाभ मिलता है। एक बार सक्रिय हो जाने पर ये अपनी पिछली स्थिति में बने रहते हैं। इसके लिए इन्हें आगे किसी इनपुट या करंट की जरूरत नहीं होती है। रिले केवल 1 या 2 पोल वाला हो सकता है। यहां पर पोल का मतलब रिले में ऊर्जा जाने पर कांटेक्ट की संख्या है। इससे एक से ज्यादा सेकेंडरी को एक ही प्राइमरी सर्किट से ऊर्जा मिल सकती है। उदाहरण के तौर पर हम एक कूलिंग फैन के साथ एक वार्निंग लाइट को भी कंट्रोल करने के लिए 1-2 पोल वाले रिले का प्रयोग कर सकते हैं। पंखा और लैम्प सामान्यतः बंद रहते हैं, लेकिन प्राइमरी सर्किट पर लगी बायमेटालिक स्ट्रिप बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है तो यह मुड़ जाती है और सर्किट को पूरा करती है। इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनता है और सेकेंडरी साइड पर दोनों कॉन्टैक्टरों को बंद कर देता है। इससे कूलिंग फैन के साथ वार्निंग लाइट को ऊर्जा मिलती है। रिले के विषय पर बात करते हुए अक्सर आपने थ्रो के बारे में सुना होगा। इसका मतलब कॉन्टैक्ट या कनेक्शन पॉइंट की संख्या से है। डबल थ्रो वाला रिले सामान्यतः खुले और सामान्यतः बंद सर्किट से जुड़ता है। एक डबल थ्रो वाले रिले को चेंज ओवर रिले भी कहते हैं, क्योंकि यह 2 सेकेंडरी सर्किटों के बीच आगे पीछे होता रहता है। इस उदाहरण में जब प्राइमरी सर्किट खुला होता है, सेकेंडरी साइड की स्प्रिंग कॉन्टैक्टर को टर्मिनल बी की ओर खींचती है और लैम्प को ऊर्जा देती है। पंखा बंद ही रहता है क्योंकि सर्किट पूरा नहीं हुआ है। जब प्राइमरी साइड को ऊर्जा मिलती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट कंडक्टर को टर्मिनल ए की ओर खींचता है और इलेक्ट्रिसिटी को दूसरी ओर मोड़ देता है। इस बार यह पंखे और लैम्प को बंद कर देता है। इसलिए हम इस प्रकार के रिले का प्रयोग आवश्यकता अनुसार अलग अलग सर्किटों को नियंत्रित करने के लिए कर सकते हैं। एक डबल पोल डबल थ्रो रिले या डीपीडीटी का प्रयोग 2 पृथक सर्किटों पर 2 स्टेटस को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। यहां हम एक डीपीडीटी रिले देख सकते हैं। जब प्राइमरी सर्किट पूरा नहीं है, टर्मिनल T1 और T2 क्रमशः टर्मिनल B और D से जुड़े हुए हैं। लाल एलईडी और इंडिकेटर लाइट को ऊर्जा मिल रही है। जब प्राइमरी सर्किट बंद हो जाता, तब T1 और T2 क्रमशः टर्मिनल A और C से जुड़ते हैं। पंखा चालू हो जाता है और हरी एलईडी को ऊर्जा मिलने लगती है। इलेक्ट्रोमैग्नेट के साथ काम करते हुए हमें बैक ईएमएफ या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पर विचार करने की आवश्यकता होती है। जब हम कॉइल को बिजली देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एक उच्चतम बिंदु तक जाता है और ऊर्जा इकट्ठी कर लेता है। जब हम बिजली बंद कर देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड समाप्त हो जाता है और इस इकट्ठी की गई ऊर्जा को तेजी से छोड़ देता है। खत्म होता हुआ यह फील्ड इलेक्ट्रॉनों को धकेलता है, जिससे हमें बैक ईएमएफ मिलती है। यह अच्छी चीज नहीं होती है, क्योंकि इससे वोल्टेज में बहुत अधिक हो सकती है, जो सर्किट को नुकसान पहुंचा सकती है। इससे बचने के लिए हम डायोड जैसा कुछ इस्तेमाल करके दबा सकते हैं। डायोड इलेक्ट्रॉन को केवल एक दिशा में ही बह देता है, तो सामान्य ऑपरेशन में करंट कॉइल की तरफ बहता है। लेकिन जब बिजली बंद कर दी जाएगी, तो बैक ईएमएफ इलेक्ट्रॉनों को धक्का देगा और फिर डायोड कॉइल को सुरक्षित रूप से ऊर्जा बहने का पाथ देता है, जिससे हमारे सर्किट को नुकसान नहीं पहुंचता। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में और अधिक सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए वीडियो देखें। मैं अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, ट्विटर और engineeringmindset.com पर हमें फॉलो करना न भूलें।